राहुतः केतु मध्ये आगच्छन्ति यदाग्रहा काल सर्पस्तु योगोयम कथितः पूर्वशूरभिः। सभी मित्रों को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, अनेकों चर्चाएं और अनेकों वीडियो बनाए और आज का जो वीडियो है वो विशेष करके काल सर्प योग की आज चर्चा करेंगे। लोग काल सर्प दोष बोलते हैं, कई काल सर्प योग बोलते हैं। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। काल सर्प योग क्यों बनता है और इसके दोषों से हम कैसे बच सकते हैं। क्या हर तरह का काल सर्प योग कष्टकारी होता है? क्या हर तरह का काल सर्प योग दुख देने वाला है या कोई काल सर्प योग जीवन में उन्नति भी देता है? और काल सर्प इसे क्यों कहते हैं, इसका भी हम आज चिंतन और विचार करेंगे। तो आइए, काल सर्प योग बनता कैसे है। राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाते हैं उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। मित्रों, राहु जो ग्रह है, राहु की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं। सिंगिका से राहु की उत्पत्ति हुई और अमृत के मंथन के समय में इसका शिरच्छेदन किया गया, इसलिए इसके दो भाग हो गए। सिर का भाग राहु और पूंछ का भाग केतु। राहु जो है मित्रों, इसका जो नक्षत्र है, राहु ग्रह का जो नक्षत्र है उसका जन्म नक्षत्र है भरणी, और भरणी नक्षत्र का जो देवता है वो है काल। ये याद रखने की बात है। इसका जब शिरोच्छेदन हो गया तब इससे केतु की उत्पत्ति हुई और केतु का नक्षत्र है आश्लेषा, अश्लेषा जिसको बोलते हैं। उस अश्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी जो देवता है वो है सर्प। राहु का नक्षत्र का स्वामी काल और केतु का नक्षत्र का स्वामी सर्प। इसलिए इसको बोलते हैं काल सर्प योग। ये योग भी है और ये दोष भी है। जिसकी कुंडली में राहु केतु पीड़ित हैं, स्थिति ठीक नहीं है कुंडली में, वहां उसको कष्ट देगा, और जिनके अच्छे होंगे उसको लाभ देगा। इसके बारे में हम बात विस्तार से करेंगे आगे। मित्रों, राहु और केतु के बीच में कुंडली के 12 भाव हैं। उन 12 भावों में जैसे आप समझिए लग्न और सप्तम, लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु, इन दोनों के एक तरफ अगर राहु केतु के एक तरफ अगर सारे ग्रह आ जाएं, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो वो काल सर्प दोष या काल सर्प योग उसे कहते हैं। पर इसके बाहर अगर कोई ग्रह रह गया और वो अंश बली है, बलवान है, तो फिर उसको काल सर्प योग नहीं बोलेंगे, काल सर्प दोष नहीं बोलेंगे। कुंडली में तकलीफ है, व्यक्ति को कुछ परेशानी है, तो उसके अन्य भी कई कारण हो सकते हैं। राहु को काल सर्प का मुख बताया गया और केतु को पूंछ बताया गया। मित्रों, राहु की जो ताकत है, बल है, वो शनि जैसे मानी गई है, और केतु का जो बल है वो जो है मंगल जैसा माना गया है। काल सर्प योग से भय करने की जरूरत नहीं, डरने की बात नहीं है कि काल सर्प योग कुंडली में है तो सबको ही कष्ट देगा, ऐसा भी नहीं है। कई महापुरुषों के और कई बड़े बड़े लोगों की कुंडली में काल सर्प योग पहले भी रहा है। जैसे विशेष करके गांधी जी की कुंडली में काल सर्प योग था। श्रम परिश्रम देश के लिए बहुत किया होगा, लेकिन पद प्रतिष्ठा कितनी मिली आप सब जानते हैं। इस देश के बहुत बड़े धनियों में अगर बात करें तो अंबानी, उनकी कुंडली में भी, धीरू भाई अंबानी की कुंडली में भी ये योग दोष था। सरदार पटेल जी की कुंडली में भी ये योग था। आप जानते हैं वो कितने तरक्की किए। राहु के साथ शुभ भाव का स्वामी बैठा हो, बलवान हो, शुभ हो तो राहु की दशा खराब नहीं होती। ऐसे केतु की भी स्थिति होती है, क्योंकि राहु जो है उसकी अपनी कोई राशि नहीं है और केतु इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। ये जिनके साथ बैठते हैं उन्हीं के जैसे फल देने लगते हैं, यानी ये छाया ग्रह हैं, और जिस ग्रह के साथ में बैठेंगे या जिसकी राशि में बैठेंगे उसी के जैसे ये फल देने लगते हैं। अगर ये राहु केतु किसी अच्छे ग्रह के साथ में बैठे हैं, उच्च का ग्रह है, तो उसके जैसा वो फल देगा। तो राहु जो काल सर्प योग है वो आपके लिए दोषकारी नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा। वही स्थिति अगर राहु के तो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो वो अपना अच्छा फल देंगे, वो गलत फल नहीं देंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत श्रम दे दें, परिश्रम करें, आपको थोड़ा कष्ट दें, लेकिन उसका अच्छा फल मिलता है। ये ध्यान देने की बात है कि काल सर्प योग केवल कष्ट ही नहीं देता, बल्कि
काल सर्प योग जीवन में कईयों को बहुत तरक्की, काल सर्प योग जो कुंडली का है या काल सर्प दोष जो कुंडली का है, इसमें कई लोगों को अच्छा फल भी इसका मिला, तरक्की भी मिली। ऐसे मैंने पीछे भी बताया कई उदाहरण है। राहु केतु के जो स्वामी ग्रह हैं वो कहीं कुंडली में अच्छे बैठे हों। राहु और केतु के स्वामी ग्रह मतलब राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं वो उसके राशि के जो उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वही इनका स्वामी ग्रह हो जाएगा। वो अपने उच्च में बैठा है, उच्च नवांश में बैठा है, या फिर मूल त्रिकोण में है, पंचम नवम में है, केंद्र में है, कहीं अच्छे स्थान में है, योग कारक है कुंडली का ग्रह, तो भी काल सर्प योग दोष आपको गलत फल नहीं मिलेगा, उसकी आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छे स्थानों में बैठा है, शुभ स्थानों में बैठा है। अब विचार करते हैं कि ये काल सर्प योग कुंडली में है, इसका फल लाभ या हानि कब मिलेगा? जब इसकी दशा चलेगी, जब इसकी अंतरदशा चलेगी, उस समय में इसका हमको फल मिलेगा। इसकी शांति के अनेकों प्रकार हैं। शांति कैसे करें? इसमें सर्प दोष, काल सर्प योग शांति होती है, नाग पूजा की जाती है और नाग गायत्री का जप किया जाता है। राहु केतु की शांति के लिए 31,000 राहु केतु का जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। भगवान शंकर की आराधना करा सकते हैं। जिसको काल सर्प योग हो वो भगवान शिव की आराधना करें, महादेव की आराधना करें। उससे क्या होगा? शिव आराधना से भी वो दोष दूर होगा। ग्रह शांति इसमें विशेष करके उनको ग्रह शांति करना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों, हमको कैसे पता चले कि हमारे यहाँ भी शायद काल सर्प योग है? उसका एक तो यह है कि आदमी बहुत मेहनत करे, उसको सफलता नहीं मिले। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कई तरह की बाधाएं आ रही तो समझ लीजिए काल सर्प योग है। विवाह में बाधाएं, नौकरी में बाधाएं, काम आपका अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी बार बार छूटती है, वो भी कारण हो सकता है। पदोन्नति आपकी रुक जाती है, कई काम आपके बनते बनते रुक जाते हैं, उसमें भी ये कारण हो सकता है। और कई लोगों को जिनको काल सर्प रहते हैं उनको जो है सपने में सर्प दिखाई देते हैं या सांप दिखाई देते हैं, या फिर उसको सपने अच्छे नहीं आते। और ये काल सर्प जो योग है ये कुंडली में अच्छे, अगर कुंडली में योग हैं तो उन अच्छे योगों से ये काल सर्प योग का प्रभाव भी कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है कभी कभी ये काल सर्प योग है। तो गज केसरी योग आपकी कुंडली में मजबूत है, उससे भी इसके प्रभाव में कमी आती है। काल सर्प योग है राहु और केतु के बीच में सब ग्रह, चौथे पांचवें भाव तक की सब ग्रह हैं, उसमें भी कमी आती है। सूर्य चंद्र दोनों मजबूत हों, उन सूर्य चंद्र के अगल बगल अच्छे ग्रह हों, पाप कर्तरी दोष इत्यादि में सूर्य चंद्र ना आ रहे हों, सूर्य शनि मंगल गुरु चंद्रमा बुध अच्छे घरों में उच्च के हों, अच्छे घरों में हों तो उत्तम फलों में वृद्धि होती है। शनि जो है उच्च का हो, गुरु शुक्र केंद्र में हो, अच्छी स्थिति में गुरु शुक्र हो, और यह राहु केतु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो भी इसके प्रभाव में कमी आती। जैसे राहु के साथ में कोई अच्छा ग्रह बलवान बैठा है, राहु से अंश ज्यादा है, ऐसे कहते हैं राहु मुख है केतु पूंछ है। तो अगर सांप को अगर मुख और पूंछ से पकड़ लिया जाए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। उसका पूंछ पकड़ लिया, अपने ऊपर लिया दिया तो वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे उसका मुंह पकड़ लिया तो भी उसके जो प्रभाव हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही काल सर्प योग में भी अगर राहु के केतु के साथ कोई अच्छा ग्रह बैठा है, बलवान हो ग्रह है, तो फिर भी इसके भी दुष्प्रभाव नहीं मिलते। जो ग्रह राहु केतु के मध्य में पड़ता है उसकी दशा कष्टकारी होती है। इसका देखो, अभी मैं इसे देखो, आप इस मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे उसके माध्यम से ये जो बनाया है मैंने, इसमें राहु और केतु के मध्य में सूर्य आ रहा है, देखो नवम भाव में। तो इससे क्या है, ये जो सूर्य है वैसे कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली में इसमें योग कारक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब इसकी दशा चली है, हमने इसकी कुंडली में देखा, जब इसकी दशा चली है तो इस आदमी को बहुत कष्ट मिला उस समय में। इसलिए जो मध्य में आ जाता है राहु केतु के, कभी कभी राहु केतु तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो जो मध्य का ग्रह है वो गलत फल देता है। राहु केतु के जो स्वामी ग्रह हैं ये उच्च के हों, राहु केतु अपने त्रिकोण राशि में उच्च राशि में हो, राहु को मिथुन राशि में को उच्च का माना जाता है, कोई कोई वृष में भी मानते हैं, और केतु ऐसे वृश्चिक में उच्च का। तो इस तरह से अगर ये उच्च राशि में हो तो ये अपना अच्छा फल देते हैं, केंद्र त्रिकोण में हो और अच्छे ग्रह के साथ में हो। तो राहु केतु का जो दोष है कुंडली में, जो काल सर्प दोष है, उसमें भी कमी आती है। राहु केतु ये उन्नति भी आदमी को कराता है अगर उच्च के ग्रह होंगे, और नीच के होंगे या मंगल शनि के साथ होंगे तो बहुत कष्टकारी ये काल सर्प योग बन जाता है।
काल सर्प दोष के अनेकों कारण मानते हैं, इसको पितृदोष भी मानते हैं, सर्प दोष भी इसको मानते हैं। और सर्प दोष हो तो सर्प दोष की शांति की जाए। पितृदोष से संबंधित अगर काल सर्प योग है तो इसमें त्रिपिंडी, नाग बलि, नारायण बलि, नारायणी नाग बलि इत्यादि यह पितृदोष की शांति के लिए, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गायत्री जप या फिर गजेंद्र मोक्ष के पाठ, ये सब पितृदोष की शांति के लिए भी किए जाते हैं। यह काल सर्प योग 12 तरह से कुंडली में बनता है। इसमें 12 तरह से सबसे जो पहला काल सर्प योग, लग्न में अगर राहु है, सप्तम में अगर केतु है, इन दोनों के बीच में सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। इसका नाम है अलग अलग, अनंत नाम का काल सर्प योग बनेगा। अच्छी स्थिति में राहु केतु हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में तरक्की देंगे, अच्छा आपका ग्रस्त बीतेगा। और अगर ये ठीक स्थिति में नहीं है ग्रह राहु केतु, अंश बल खराब है, गलत ग्रहों के साथ बैठे हैं, नीच के हैं, तो फिर राहु था नहीं देता, ऐसे बोलते हैं, आपका ग्रस्त बिगड़ेगा। लेकिन अच्छी स्थिति में है तो ग्रस्त अच्छा बनेगा। ऐसे ही कुंडली के द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में अगर केतु हो तो धन हानि और धन लाभ, दूसरा भाव धन का है, यहाँ धन हानि करा सकता है। अच्छी स्थिति में तो धन देगा। अष्टम भाव से गुप्त धन या अचानक में प्राप्ति, सट्टा जुआ इत्यादि का भी विचार किया जाता है, अचानक में आपको प्राप्ति हो सकती है। इसको कुलिक नाम का काल सर्प बोलते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में राहु है और नवम भाव में जो है केतु है, तो इसको वासुकी नाम का काल सर्प योग बोलते हैं। ये भाग्य में अगर अच्छी स्थिति में है तो भाग्य आपका उत्तम होगा, नहीं तो भाग्य में बाधा करेगा, आपकी उन्नति रुकावट आएगी, आप पितृ संबंधित दोष इसको मान सकते हैं। चौथा है चौथे भाव और दसम भाव में जो बन रहा है उसको शंखपाल नाम का काल सर्प योग बोलते हैं। वो सुखों में कमी कर सकता है, आपके बनते कार्यों में बाधा कर सकता है। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का है तो प्रोफेशन में बाधा कर सकता है। सुख भाव के साथ ये बनता है, तो अगर अच्छा है तो सुखों में वृद्धि करेगा, नहीं तो नुकसान करेगा। पांचवा जो है वो पद्म नाम का काल सर्प योग है, 5 और 11 भाव में ये बनता है। यहाँ विद्या संतान में बाधा कर सकता है या आपको इनकम अच्छी कर सकता है अगर इनकी स्थिति अच्छी हो। एक आध स्थान में और 3rd हाउस में राहु का अच्छा फल देखा गया है। छठे भाव और 12वें भाव में महापद्म नाम का काल सर्प बनता है। अगर अच्छी स्थिति में तो नौकरी अच्छी मिलेगी आपको, आपके शत्रु आपसे दूर रहेंगे, शत्रु आपके बनेंगे नहीं। लेकिन अगर यही स्थिति बिगड़ती थी, विदेश यात्रा में बाधित होगी आपकी नौकरी और कामों में आपको दिक्कत आ सकती है। 7वां भाव और प्रथम भाव में जो बनेगा उसको तक्षक नाम का काल सर्प योग बोलते हैं, जिसमें भी वही पति और पार्टनर के साथ अगर स्थिति गड़बड़ है ग्रहों की, राहु केतु की, तो यहाँ दिक्कत दे सकता है। 8वां भाव और दूसरे भाव से जो बनता है उसको कर्कोटक नाम का काल सर्प योग बोलते हैं। ये जो है 2nd हाउस धन का है, अष्टम भाव जीवन के सुख दुखों का है, तो दुखी भी कर सकता है, निर्धन आपको बना सकता है। अगर अच्छी स्थिति में है आपको लाभ देगा। 9 और तीसरे भाव में शंख नाम का काल सर्प योग बनता है। ये आपकी भाग्य में वृद्धि करेगा और आपको उन्नति देगा। पितृबाधा भी इसमें मान सकते हैं अगर स्थिति अच्छी नहीं है। 10 और चौथे भाव, दसम और चौथे भाव, 10th हाउस 4th हाउस, घातक नाम का काल सर्प, जैसे नाम है ये घातक नाम का वैसे काम भी है इसका। अच्छा स्थिति में अगर राहु केतु है तो कार्य प्रगति करेगा, आपको अच्छी नौकरी इत्यादि देगा, लाभ देगा आपको, और नहीं तो लिख देगा। इसके बाद का है विषाक्त नाम का काल सर्प योग। 11 और पंचम भाव को मिलकर के बनता है। 5वां भाव संतान का है, हमारी बुद्धि का भी है। 11th हाउस इनकम का है, तो यहाँ इनकम और इसमें कहीं बाधा और अच्छा भी कर सकता है। इसके बाद 12वां और 6वें भाव से जो काल सर्प बनता है, 12वां भाव विदेश का भी है, विदेश यात्रा का भी है, तो उससे विदेश यात्रा के बारे में देख सकते हैं और बाहर के बारे में देख सकते हैं। तो ये आदमी को इस तरह से वो लाभ और हानि दे सकता है। इसके बाद बंधुओं, काल सर्प योग के जीवन में हर समय अलग अलग तरह के प्रभाव मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और आप छोटी उम्र में हैं तो हो सकता है माँ बाप को कष्ट, माता पिता को चिंता रहे बचपन में आपके। आप बड़े होते हैं, विद्या धन की जहाँ बात आती है, पढ़ाई आप करते हैं लेकिन बड़ी रुक रुक के आपकी पढ़ाई होती है, उसमें भी आपको कष्ट मिलता है। उसके बाद थोड़े बड़े हुए, शादी का समय है तो विलंब से आपकी शादी हुई, बहुत बाधाएं शादी में आई, बाद में भी विवाह में अड़चन रहे, पति पत्नी में अनबन बनी रहे, इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। तो इसलिए ये जवानी में, उसके बाद में अगर काल सर्प योग है और अच्छी नहीं है काल सर्प योग की स्थिति आपकी कुंडली में, काल सर्प दोष बन रहा है वो, तो वो संतान में आपको विलंब करेगा, संतान समय पे नहीं होगी, संतान को पीड़ा हो सकती है। आप बड़े हुए, अब व्यापार नौकरी कर रहे हैं, वहाँ नौकरी में आपको तरक्की से आप बार बार रुक जाते हैं, व्यापार में तो आप ऊंचाई तक ले जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आकर
घर में आपके कलह, रोग, पीड़ा इत्यादि रहते हैं, कष्ट रहते हैं, तो इसमें भी काल सर्प दोष का प्रभाव। हर काल सर्प योग दोषकारी नहीं है। अगर राहु केतु की स्थिति कुंडली में अच्छी है, क्योंकि राहु केतु से ही ये बनता है, अगर कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी है तो ये आपको लाभ देगा। कभी कभी विलंब से देता है, कभी क्या होता है कि 42 के बाद जो है इसके प्रभाव विशेष करके देखने में आते हैं राहु केतु के, खराब के भी अच्छे के। किसी को शुरू में अगर इसने कष्ट दे दिया, खराब कर दिया, तो हो सकता है 42 के बाद अच्छा भी करे। पर कहीं कहीं अगर जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है और कुछ आपको फल उसका अच्छा नहीं मिला, तो हो सकता है 42 के बाद इसका लाभ मिले। इसकी शांति जरूर करानी चाहिए। अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, किसी पवित्र तीर्थ में या तो शिव मंदिर में इसका शांति विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा कराएं। इसमें विशेष करके बार में जो है बुधवार राहु दोष को बुध हरता है, इसलिए राहु दोषम बुधम हन्यात्। बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, अमावस्या को इसकी शांति कर सकते हैं। तिथियों में 1, 5, 7, 9, 15, 30 अमावस्या की तिथि इसमें विशेष करके मानी गई है। नक्षत्रों में भी बहुत सारे नक्षत्र हैं, जैसे भरणी है, आद्रा है, ज्येष्ठा है, मगा हो गया, मूल, या फिर स्वाति नक्षत्र, सतविशा और धनिष्ठा, ये सब नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों के हिसाब से इसकी शांति कर सकते हैं। अगर आप राहु केतु से पीड़ित हैं और काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, आपको बहुत दिक्कत दे रहा है, तो किसी योग्य ब्राह्मण से विधिवत इसकी पूजा कराएं। और इसकी पूजा में खर्चा लगता है, इसलिए विधिवत हो, उस राहु केतु के जप हों, साथ में नाग गायत्री के जप हों, और भगवान महामृत्युंजय का पूजन हो, नवनाग का पूजन हो, उनको भगवान शंकर को अर्पण किया जाए, उसको उसके बाद बहते पानी में उसको विसर्जन किया जाए। और जो पूजा की विधि है, गणेश पूजा, लक्ष्मी गणेश, गौरी गणेश पूजा, वरुण पूजा, पुण्याह वाचन, मातृका, सप्तकृत मातृका, नांदी श्राद्ध और काल सर्प की विधिवत पूजा और भद्रमंडल का पूजन, शिव का पूजन, भगवान महादेव की अर्चना वंदना, इसमें राहु का पूजन, केतु का पूजन, नवग्रहों का पूजन होगा, उसके साथ में अधिदेवता, प्रदेवता, पंचलोकपाल, उनका भी विधिवत पूजन किया जाए। और भगवान महामृत्युंजय रुद्र की स्थापना किया जाए। काल का इसमें पूजन होता है। मनसा देवी जो नागों की माता है, उनका भी इसमें पूजन होता है। उनके स्तोत्रों का भी जप किया जाता है। और विधिवत 1 दिन का, 3 दिन, 5 दिन का, इस तरह के अगर विधिवत इसका अनुष्ठानिक विधि से पूजन किया जाए तो काल सर्प दोष की शांति होती है। फिर जीवन की जो बाधाएं वो भी दूर होती हैं। और अगर ये योग है आपकी कुंडली में, तो इसका फल आपको कब मिलेगा? जब राहु केतु की दशाएं चलेंगी, उस समय में आपको इसका फल मिलेगा। राहु, काल, केतु, सर्प, समझ लीजिए काल और सर्प, काल व्याल मुखग्रास ताश निर्वास हेतवे। हर जीव काल के गाल में बैठा है। आपने पहले के जन्म में कैसा संचित किया, ये राहु आपकी कुंडली में बताता है कि ये आपने संचित किया, इसका आपको दंड मिलने वाला है, इसका आपको लाभ मिलने, क्योंकि काल है साहब। और काल कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा। सर्प, काल व्याल, व्याल सर्प को बोलते हैं, इसके मुख में बैठा हुआ आदमी। केतु मोक्ष का देवता है। राहु और केतु के फल बिल्कुल विपरीत हैं। राहु तामसिक है, केतु मोक्ष को देने वाला है, आध्यात्मिक ग्रह है। आध्यात्मिक अच्छा केतु है तो आध्यात्मिक तरफ आप ले जाएगा। जिसका 12th हाउस में केतु, 12वें भाव में केतु होता है, तो उसको मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। और राहु अगर स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, तो आपके हर काम में विलंब करेगा, बाधा करेगा। ये इसी के कारण आपकी परेशान है, या और भी आपकी कुंडली में कोई दोष है, शापित आपकी कुंडली है, हो सकता है उसके कारण आपको परेशानी हो रही। बहुत सारे कारण होते हैं। एक सामान्य कारण मैंने आपको, काल सर्प की शांति की विधि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका काल सर्प है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, तो आप नित्य शिवार्चन करें, भगवान शिव पूजन करें, शिव जी का अभिषेक करें, शिव जी का पूजन करें, उससे भी इसमें कमी आती है। नाग गायत्री का आप जप कर सकते हैं। ये सारी विधियां हैं। और बाकी आगे वीडियो में कोई नई चर्चा के साथ पुनः आपके बीच में आऊँगा। आप सभी को राधे राधे।